नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन इंस्टीट्यूट डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो होने वाला है कुछ खास, क्योंकि यहां पर आपको हिंदी पेडागोजी में टोटल 6 अध्याय मिलने वाले हैं। 6 अध्याय से यहां पर आपको 50 प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो सीटेट एग्ज़ाम हो या फिर अन्य टेट एग्ज़ाम हो। कौन कौन से अध्याय लिए हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहला अध्याय भाषा बालक व भाषा शिक्षण से संबंधित प्रश्न लिए हैं। शिक्षण व शिक्षक से संबंधित प्रश्न लिए हैं। भाषा शिक्षण की विधियों से प्रश्न लिए गए हैं। मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं। भाषाई कौशल एवं भाषाई विकास से प्रश्न लिए गए हैं और पाठ्यपुस्तक बाल साहित्य एवं बहुभाषिकता से प्रश्न लिए गए हैं। टोटल 50 से मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जिन प्रश्नों को समझाने लायक होगा उन प्रश्नों को आपको बारीकी से समझाया जाएगा, तो बीच में स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखना है। 6 सब्जेक्ट यहाँ पर 6 अध्याय आपके कंप्लीट होने वाले हैं, तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अंत में हमें जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है। आगे वीडियो किस प्रकार के बनाने हैं आपके लाइक देखकर ही हमें पता चलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पाठ्यपुस्तक के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? पाठ्यपुस्तक के लिए अभ्यास प्रश्नावली, आवश्यक चिन्हों को शामिल करना, भाषा की विभिन्न छटाएं या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैं प्रश्न और 4 विकल्प पढ़ता हूँ, उस समय आपको या तो अपनी कॉपी में या फिर कमेंट्स के माध्यम से आंसर देना है, और अंत में बताना है कि इन 50 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आए। तो कमेंट्स के माध्यम से अगर अपनी कॉपी में टोटल करके आपको लास्ट में हमें बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि पाठ्यपुस्तक के लिए क्या आवश्यक है, तो राइट आंसर होगा अभ्यास प्रश्नावली, आवश्यक चिन्हों को शामिल करना और भाषा की विभिन्न छटाएं, ये तीनों ही आवश्यक है पाठ्यपुस्तक के लिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो डी वाला विकल्प हमारा यहाँ पर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से बाल साहित्य का उद्देश्य कौन सा नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। प्रश्न में बाल साहित्य का कौन सा उद्देश्य नहीं है, इन चारों विकल्पों में से ऐसा पूछा गया है। बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास, उच्च साहित्यिक समझ विकसित करना, कल्पना व तर्क शक्ति का विकास करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा उच्च साहित्यिक समझ विकसित करना। ये बाल साहित्य का उद्देश्य नहीं होता है। बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास करना और कल्पना व तर्क शक्ति का विकास करना ही बाल साहित्य का उद्देश्य होता है। अब बाल साहित्य होता क्या है, इस पर इसका आपको पता होना चाहिए। देखिए, ऐसी पुस्तकें जो बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास करने और बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हो, तथा जिनसे बालकों का हित होता हो, बाल साहित्य के अंतर्गत आती है। याद रखिएगा। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि बालक रूपी मानवता के पौधे को विशाल वृक्ष का रूप धारण करने में बालकों की सहायता करने वाला साहित्य बाल साहित्य कहलाता है। ये याद आपको रखना है। साथ में एक बात और आपको याद में रखना है कि जो बाल साहित्य उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला भाग है ज्ञानात्मक बाल साहित्य और दूसरा है ललित बाल साहित्य। अब ज्ञानात्मक बाल साहित्य क्या होता है, ललित बाल साहित्य क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ज्ञानात्मक बाल साहित्य वहाँ होता है जो बालकों को विभिन्न प्रकार के ज्ञान विज्ञान से परिचित कराता है, उसे क्या कहते हैं? ज्ञानात्मक बाल साहित्य कहते हैं। अब ललित बाल साहित्य के बारे में जान लेते हैं। ललित बाल साहित्य बालकों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करता है। इसे पढ़कर बालक आनंदित होते हैं। दोनों ही प्रकार का बाल साहित्य उनकी कल्पना और तर्क शक्ति का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर राइट आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, सेकंड वाला रहेगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय समाज का बहुभाषिक गुण सहायक है। कौन सा है? बालकों को संप्रति स्मरण कराने में, स्कूली जीवन को समृद्ध करने में, ज्ञानात्मक विकास में, या फिर दोनों, या बी एवं सी दोनों में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा स्कूली जीवन को समृद्ध करने में और संज्ञानात्मक विकास में, इन दोनों में ही भारतीय समाज का बहुभाषिक गुण सहायक है। तो राइट आंसर हमारा होगा दोनों, बी एवं सी। डी वाला विकल्प हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
बहुभाषिकता के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक है। क्या सहायक है दोस्तों? बहुभाषिकता के उद्देश्य की पूर्ति में अप्रत्यक्ष विधि, स्मरण विधि, ऑडियो लिंगुअल विधि या फिर चित्र विधि। तो यहाँ पर जो बहुभाषिकता के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगी वो ऑडियो लिंगुअल विधि होगी। याद रखिएगा, राइट आंसर हमारा सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा की सभी विषयों की पुस्तकें मुख्यतः भाषा की ही पुस्तकें हैं। यहाँ कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। कोठारी कमीशन का है, मुदाइलियर कमीशन का है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का है या फिर गांधी जी का है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो प्राथमिक कक्षा की सभी विषयों की पुस्तकें मुख्यतः भाषा की ही पुस्तकें हैं, यहाँ कथन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का है। तो याद रखिएगा, राइट आंसर हमारा सी वाला यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता एक समस्या नहीं अपितु संसाधन है, ये सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सर्वप्रथम पूछा गया है कि बहुभाषिकता एक समस्या नहीं अपितु संसाधन है, ये सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने, कोठारी कमीशन ने, गांधी जी ने या फिर सार्जेंट प्लान ने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कोठारी कमीशन ने। याद रखिएगा, बहुभाषिकता एक समस्या नहीं अपितु संसाधन है, ये सर्वप्रथम कोठारी कमीशन ने प्रतिपादित किया है। तो राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के कौशल का सही क्रम है। यहाँ पर भाषा सीखने के कौशल का सही क्रम बताना है। जब बच्चा पैदा होता है तब जो भाषा सीखता है उसके बारे में आपको बताना है। जो 4 कौशल है, सबसे पहले तो जो सीखने के कौशल होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। याद रखिएगा कितने कौशल होते हैं? 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यहाँ पर आपको बताना है इन चारों जो कौशल मैंने आपको बताए हैं इसका सही क्रम कौन सा है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले क्या करता है भाषा सीखने के लिए? सबसे पहले बच्चा सुनता है। क्या करता है? सबसे पहले सुनता है, फिर उसको बोलना सीखता है, फिर उसको पढ़ना सीखता है और फिर उसको लिखना सीखता है। और यही भाषा सीखने के कौशल का सही क्रम है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, श्रवण कौशल को सीखने के चरणों का सही क्रम आपको बताना है। श्रवण कौशल के बारे में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर 4 कौशल मैंने आपको बताए थे, उसमें जो सुनना होता है उसे ही श्रवण कौशल कहते हैं। और इसके सीखने के चरणों का आपको सही क्रम बताना है। कौन सा होगा? ध्वनि का कानों तक पढ़ना, प्रयोग, अर्थग्रहण ऐसे ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब हम सुनते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो ध्वनि होती है सबसे पहले तो हमारे कानों तक पड़ती है, तब जाकर हमें सुनाई देता है। उसके बाद हम उसका अर्थ निकालते हैं या फिर अर्थ ग्रहण करते हैं। और उसके बाद जब अर्थ हम ग्रहण कर लेते हैं या फिर उसका अर्थ हम निकाल लेते हैं तब उसका हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर श्रवण कौशल के सीखने के जो सही चरणों का सही क्रम होगा वो ध्वनि का कानों तक पढ़ना, उसके बाद उसका अर्थ निकालना और उसके बाद उस पर प्रयोग करना। ये श्रवण कौशल को सीखने के चरणों का सही क्रम होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा 4th वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पढ़ने संबंधी झिझक को दूर करने का उपाय। यहाँ पर जो बालक पढ़ रहा है उसको झिझक हो रही पढ़ने में, तो उसको दूर करने का सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। मौन पठन करना, द्रुत गति से पढ़ना, विचार करके पढ़ना या फिर सस्वर वाचन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा सस्वर वाचन। अब सस्वर वाचन में क्या होता है? इसमें जो शिक्षक होते हैं दोस्तों वो सबसे पहले बच्चों को पढ़कर सुनाते हैं, उसको अच्छे से समझाते हैं, उसके बाद बच्चों से पढ़वाते हैं। इससे क्या होता है? इससे बच्चों का जो संकोच होता है दोस्तों वो दूर होता है और वे शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो डी वाला होगा। अब मौन पठन करना के बारे में जान लेते हैं। देखिए मौन पठन करना आप इसके पढ़ते ही आप समझ सकते हैं कि मौन वचन पाठन करना का मतलब होता है मन ही मन में पढ़ना। द्रुत गति से पढ़ना ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसका मतलब होता है कि मौन रूप में तीव्र गति के साथ पढ़ने को द्रुत वाचन कहा जाता है। जब हम मौन वाचन में पढ़ते हैं, मन ही मन में पढ़ते हैं, और जिस तीव्र गति से हम पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको द्रुत वाचन कहा जाता है। विचार करके पढ़ना, ये तो आपको सभी को पता है, हम विचार करके पढ़ते हैं, उसे ही विचार करके पढ़ना कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर सस्वर वाचन होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
लेखन कौशल से संबंधित दो से दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोष या फिर विकार से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो या फिर अन्य टेट एग्जाम हो, सभी में एक प्रश्न पूछा ही जाता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि लेखन कौशल से संबंधित कौन सा दोष है। डिस्ग्राफिया, यहाँ पर डिस्ग्राफिया लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है तो ध्यान दीजिएगा। डिस्ग्राफिया है, डिस्कैल्कुलिया है, अफेजिया है या फिर डिफेजिया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया दोस्तों ये लेखन कौशल से संबंधित दोष है। इसमें अक्षरों को पहचानना और विशेष रूप से उनको लिखने में जो बच्चा है दोस्तों उसको कठिनाई महसूस होती है। जैसे कि उदाहरण तौर पर हम ग्रह और यहाँ पर जो ग्रह लिखा हुआ है, इन दोनों में जो बच्चा होता है दोस्तों वो अंतर उसको समझ में नहीं आता है। या फिर यूँ कह लीजिए जो श लिखा हुआ है और ये स लिखा हुआ है, इन दोनों में बच्चा अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। इसे ही डिस्ग्राफिया कहते हैं। याद रखिएगा कि लेखन कौशल से संबंधित दोष कौन सा है, तो वो डिस्ग्राफिया है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, पहला वाला हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने का मुख्य उपाय कौन सा है। यहाँ पर अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने का आपको मुख्य उपाय बताना है कौन सा है। लिखकर याद करना, कविता का पाठन करना, स्मरण करना या फिर संज्ञान आधारित लेखन। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति कौशल के बारे में बात हो रही है, तो राइट आंसर हमारा संज्ञान आधारित लेखन होगा। कि अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने का जो मुख्य उपाय होता है वो संज्ञान आधारित लेखन होता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाचन प्रक्रिया के सोपान का सही क्रम क्या है। अब आपको यहाँ पर वाचन प्रक्रिया के सोपान का सही क्रम बताना है। क्या होगा, अर्थ ग्रहण करना, प्रयोग करना, प्रत्यक्षीकरण करना। ऐसे ही आपके सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको राइट आंसर बताना है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रत्यक्षीकरण, अर्थग्रहण और प्रयोग। ये वाचन प्रक्रिया के सोपान का सही क्रम है। पहले प्रत्यक्षीकरण कराया जाता है बच्चों को, फिर अर्थग्रहण कराया जाता है, फिर उस पर प्रयोग कराया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सस्वर वाचन का उद्देश्य नहीं है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है कि सस्वर वाचन का उद्देश्य कौन सा नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सस्वर वाचन होता क्या है। क्या होता है सस्वर वाचन, स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करना ही सस्वर वाचन कहलाता है। यानी कि जब हम स्वर सहित पढ़ते हैं और हम उसके बाद उसका अर्थ ग्रहण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सस्वर वाचन कहते हैं। यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि सस्वर वाचन के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखिएगा 2 प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिएगा पहला होता है व्यक्तिगत वाचन और दूसरा होता है सामूहिक वाचन। अब बात करते हैं व्यक्तिगत वाचन क्या होता है, सामूहिक वाचन क्या होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए यदि कोई व्यक्ति द्वारा आवाज़ करते हुए पढ़ता है या फिर वाचन करता है तो उसे व्यक्तिगत वाचन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा 3 प्रकार के वाचन बताऊंगा, एक एक करके ध्यान दीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति पढ़ता है या फिर व्यक्ति वाचन करता है तो उसे व्यक्तिगत वाचन कहा जाएगा। और यदि शिक्षक द्वारा पढ़ा जाए या फिर शिक्षक द्वारा किए गए व्यक्तिगत वाचन को आदर्श वाचन कहते हैं। और इसे ही यदि कोई छात्र पढ़ता है या फिर आदर्श वाचन के पश्चात छात्र द्वारा किए गए वाचन को अनुकरण वाचन कहते हैं। याद रखिएगा इन तीनों के बारे में। यदि व्यक्ति द्वारा पढ़ा जाए तो उसे व्यक्तिगत वाचन कहा जाएगा, शिक्षक द्वारा पढ़ा जाए तो उसे आदर्श वाचन कहा जाएगा और छात्र द्वारा पढ़ा जाए तो उसे अनुकरण वाचन कहा जाएगा। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि सामूहिक वाचन क्या होता है। 2 या 2 से अधिक छात्रों द्वारा आवाज सहित वाचन को सामूहिक वाचन या फिर समवेत वाचन कहा जाता है। याद रखिएगा सामूहिक वाचन को ही समवेत वाचन कहा जाता है। जब जो छात्र होते हैं वो एक नहीं पढ़ते हुए 2 या 2 से अधिक बच्चे या फिर छात्र पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, सामूहिक वाचन कहते हैं। और जो सामूहिक वाचन होता है दोस्तों ये छोटी कक्षाओं में ही कराया जाता है। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि सस्वर वाचन का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं उसका आंसर बताऊंगा, स्वर में कृत्रिमता। यानी कि स्वर में कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए, इसमें स्वाभाविकता होनी चाहिए, जिससे कि बालक धैर्य तथा आत्मविश्वास के साथ उसको पढ़ सके और पाठ में रुचि पूर्वक ध्यान से पढ़े। देखिए और भी सावधानी बरतनी चाहिए सस्वर वाचन में या फिर उनके जो उद्देश्य होते हैं उनके बारे में भी आप सुन लीजिए। देखिए पहला उच्चारण की शुद्धता यानी कि
जो उच्चारण की शुद्धता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उचित स्वराघात व बालाघात तथा विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। धारा प्रवाह गति ना तो अधिक तेज होनी चाहिए और ना ही अधिक मंद होनी चाहिए। क्रोध, प्रेम, वात्सल्य, वीरता आदि के अनुसार ही हाव भाव परिवर्तन होना चाहिए। मतलब जिस प्रकार से आप पढ़ते हैं उसी प्रकार के आपके जो हाव भाव है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ पर सास्वर वाचन के बारे में बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। छात्रों के बैठने, खड़े होने व पुस्तक पकड़ने की सही स्थिति होनी चाहिए। पाठक को सिर, पैर, आँख, भौहें आदि अंगों का स्वाभाविक संचालन भी करना चाहिए, अनावश्यक अंग संचालन न करना चाहिए। जिस प्रकार से आप पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से आपके जो अंग है वो संचालित होने चाहिए, ना कि अनावश्यक रूप से। भावों के उतार चढ़ाव के साथ मधुर वाणी में पढ़ना चाहिए। स्वर कर्कश व रूखा ना हो। जैसे भी क्या है, सस्वर वाचन की सावधानियां या फिर उसका उद्देश्य भी कह लीजिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, स्वर में कृत्रिमता होगी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, लेखन की प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर आपको प्रमुख विशेषता बताना है लेखन की। लेखन व्यवस्था को समृद्ध करना, अपने विचारों को मूर्त रूप देना, लेखन में श्रेष्ठता साबित करना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अपने विचारों को मूर्त रूप देना व सुरक्षित करना। जो भी आप लिखते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उसको आप यदि लिखते हैं तो वो लंबे समय तक या फिर लंबी अवधि तक वो सुरक्षित रहते हैं और यही लेखन की प्रमुख विशेषता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का लाभ किस किस को मिलता है। जो मूल्यांकन है इसके बारे में आपको बताना है। इसका लाभ किस किस को मिलता है, केवल अध्यापक को, केवल छात्र को, केवल अभिभावक को या फिर उपरोक्त सभी को। सरल सा प्रश्न है, जो मूल्यांकन होता है उसका लाभ अध्यापक को भी मिलता है, छात्र को भी मिलता है और अभिभावक को भी मिलता है। तो राइट आंसर हमारा उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता है। वैधता है, विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है या फिर ये सभी है। तो यहाँ पर वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता ये तीनों ही एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता है। यहाँ पर साथ में यदि मानकता और व्यावहारिकता भी दे देते तो भी मानकता और व्यावहारिकता भी एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता है। याद रखिएगा, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, मानकता और व्यवहारिकता ये पांचों ही एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता है। तो इन दो जो मानकता और व्यवहारिकता बताया है इनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ये सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गृह कार्य, कक्षा परीक्षा, दत्त कार्य, प्रश्नोत्तरी आदि का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, सतत मूल्यांकन में, निदानात्मक मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में या फिर व्यापक मूल्यांकन में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सतत मूल्यांकन में। याद रखिएगा, सतत मूल्यांकन में गृह कार्य, कक्षा परीक्षा, दत्त कार्य, प्रश्नोत्तरी आदि का प्रयोग किया जाता है। निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन ये तीनों ही सतत मूल्यांकन के भाग है। या फिर कह सकते हैं कि सतत मूल्यांकन को कितने प्रकार में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा 3 भागों में बांटा गया है, निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। इस बात का ध्यान भी आपको रखना है। तो यहाँ पर गृह कार्य, कक्षा परीक्षा, दत्त कार्य और प्रश्नोत्तरी के बारे में पूछा गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा सतत मूल्यांकन। चलिए अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। त्रुटियों का पता लगाने के लिए, बालकों को तत्पर करने के लिए, छात्रों की प्रगति का पता लगाने के लिए या फिर छात्रों को पिछड़ापन दूर करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा छात्रों का पिछड़ापन दूर करने के लिए। जब छात्रों की व्यक्तिगत एवं विषयगत समस्याओं को दूर करने के लिए उन्हें विशेष रूप से पढ़ाया जाता है, वहाँ प्रक्रिया क्या कहलाती है, वहाँ प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है और इसी में छात्रों का पिछड़ापन दूर किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अभी हमने जाना उपचारात्मक शिक्षण के बारे में, ये छात्रों का पिछड़ापन दूर करता है। अब आपको यहाँ पर निदानात्मक परीक्षण के बारे में बताना है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना, बालकों को तत्पर करना, छात्रों की प्रगति का पता लगाना या फिर छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। तो राइट आंसर होगा छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। और जो निदानात्मक परीक्षण होता है वो उपचारात्मक शिक्षण
के बाद होता है, ये याद आपको रखना है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की एक विशेषता है। यहाँ पर आपको उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता बताना है, क्या होगी। इसके अंतर्गत केवल समस्यागत विषय का शिक्षण किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों की समस्याओं का पता लगाना होता है। इसमें बालक की परीक्षण किया जाता है, इसमें बालक का परीक्षण किया जाता है, या फिर यहाँ केवल कुछ ही विषयों तक सीमित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा कि इसके अंतर्गत केवल समस्यागत विषय का शिक्षण किया जाता है। जो बच्चे समस्यागत होते हैं, जो बालक, उसी का ही इसमें शिक्षण किया जाता है, ये याद रखिएगा। कुछ और विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ। उपचारात्मक शिक्षण हमेशा वास्तविक कक्षा शिक्षण के बाद ही किया जाता है, याद रखिएगा। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि उपचारात्मक शिक्षण किसके बाद किया जाता है, तो वो हमेशा वास्तविक कक्षा शिक्षण के बाद ही किया जाता है। इसके अंतर्गत केवल समस्यागत बालक का शिक्षण किया जाता है, जिसके बारे में अभी बता चुका हूँ आपको। केवल समस्यागत विषय अथवा उप विषय के शिक्षण को ही उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। यह शिक्षण हमेशा निदानात्मक परीक्षण के नतीजों के आधार पर ही किया जाता है, याद रखिएगा। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि किस परीक्षण के नतीजों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है, तो याद रखिएगा वो निदानात्मक परीक्षण है। आवश्यकता अनुसार विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण में। साथ ही साथ यदि आवश्यक हो तो शिक्षण विधि में संशोधन करते हुए शिक्षण किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण में। ये सभी क्या है, उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक अच्छे प्रश्न पत्र में मानकता का अर्थ क्या है। यहाँ पर आपको मानकता का अर्थ बताना है। थोड़ी देर पहले ही हमने एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताओं के बारे में जाना था। उसमें वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, मानकता होनी चाहिए और व्यवहारिकता होनी चाहिए। उसी में मानकता का अर्थ आपको बताना है क्या होगा। प्रश्न पत्र का नियमावली अनुरूप होना, सभी प्रश्नों के अंकों का पूर्व निर्धारण होना, प्रश्नों का उद्देश्यों की जाँच करने वाला होना, या फिर विभिन्न परिस्थितियों में प्रश्नों के व्यवहार में परिवर्तन ना होना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्रश्न पत्र का नियमावली अनुरूप होना। जो प्रश्न पत्र बनता है वो नियम के अनुसार ही बनता है। आपने देखा होगा कि जब वैकेंसी आती है तो पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है कि प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए, प्रश्नों की संख्या कितनी होना चाहिए, प्रश्नों का स्तर कैसा होना चाहिए, पूर्व में ही निर्धारित कर दिया जाता है और इसे ही मानकता कहते हैं। यदि उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊँ तो आप सीटेट को ही ले लीजिए। जैसे कि इसमें सीटेट में पहली से 5वीं तक के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको सभी को पता है। उसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी आपको पता है। उसे 5 भागों में बांटा जाएगा, ये भी आपको पता है। सब क्या है, ये सब मानकता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक अच्छे प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या है। अब यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठता का अर्थ बताना है क्या होगा। प्रश्न पत्र का नियमावली अनुरूप होना, सभी प्रश्नों के अंकों का पूर्व निर्धारण होना, प्रश्नों का उद्देश्य की जांच करने वाला होना, या फिर विभिन्न परिस्थितियों में प्रश्नों के व्यवहार में परिवर्तन ना होना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सभी प्रश्नों के अंकों का पूर्व निर्धारण होना। ये एक अच्छे प्रश्न पत्र की वस्तुनिष्ठता का अर्थ होता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए, एक अच्छे प्रश्न पत्र की विश्वसनीयता का अर्थ आपको बताना है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा होगा। प्रश्न पत्र का नियमावली अनुरूप होना, सभी प्रश्नों के अंकों का पूर्व निर्धारण होना, प्रश्नों का उद्देश्यों की जांच करने वाला होना, या फिर विभिन्न परिस्थितियों में प्रश्नों के व्यवहार में परिवर्तन ना होना। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि सही विकल्प कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विभिन्न परिस्थितियों में प्रश्नों के व्यवहार में परिवर्तन ना होना ही विश्वसनीयता है। कोई भी परिस्थिति हो उसमें आपको कभी विचलित नहीं होना है, एक समान रहना है, वही विश्वसनीयता होती है। यदि उदाहरण के तौर पर जाने तो कोई बच्चा है, चाहे वो कोई सी भी क्लास में हो, यदि उसको 20 अंक, यदि हम 20 अंक का एक प्रश्न पत्र माने, उसमें यदि उसको 8 अंक आ रहे हैं तो उसको 8 अंक ही दिए जाए, उससे अधिक नहीं दिए जाए। यानी कि अपने मन से आपको उसमें कुछ नहीं करना है। जितने अंक को आ रहे हैं उस विद्यार्थी को उतने ही अंक आपको देना है, वही विश्वसनीयता कहलाती है। तो याद रखिएगा, एक अच्छे प्रश्न पत्र में विश्वसनीयता का अर्थ होता है विभिन्न परिस्थितियों में प्रश्नों के व्यवहार में परिवर्तन ना होना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है,
कविता शिक्षण में समीक्षा विधि का प्रयोग किया जाता है। जो समीक्षा विधि का प्रयोग कविता शिक्षण में कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, किस स्तर पर प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च कक्षाओं में या फिर इन सभी में। ध्यान दीजिएगा, समीक्षा विधि के बारे में पूछा गया है तो ये उच्च कक्षाओं में प्रयोग किया जाता है समीक्षा विधि का। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तुलना विधि, व्यास विधि और समीक्षा विधि, इन तीनों विधियों का प्रयोग उच्च कक्षाओं में किया जाता है। देखिए, प्राथमिक स्तर में भी कुछ विधियों का प्रयोग किया जाता है, माध्यमिक स्तर में भी किया जाता है। जो मैं आपको बताऊं वो आपको ध्यान से सुनना है। उच्च कक्षाओं में पूछा जाए, तुलना विधि, व्यास विधि और समीक्षा विधि, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है उच्च कक्षाओं में। प्राथमिक स्तर पर पूछा जाए तो याद रखिएगा, गीत विधि, अभिनय विधि और अर्थबोध या फिर उसे शब्दार्थ विधि भी कहते हैं। इन तीनों विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। माध्यमिक स्तर की बात की जाए तो व्याख्या विधि और खंडान्वयी विधि, जिसको हम प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं, इन दोनों विधियों का प्रयोग माध्यमिक स्तर पर किया जाता है। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। कौन सी विधि का प्रयोग कब पूछ लिया जाए ये कहा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर समीक्षा विधि के बारे में पूछा जाए, कोई सी भी विधि के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर समीक्षा विधि के बारे में प्रश्न पूछा गया था तो राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। व्याकरण शिक्षण के संबंध में प्रश्न पूछा गया है। औपचारिक व्याकरण शिक्षण होना चाहिए, अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण होना चाहिए, व्याकरण शिक्षण अनिवार्य नहीं है या फिर सभी सही है। तो राइट आंसर होगा कि अनौपचारिक व्याकरण शिक्षण होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के संबंध में। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण की विधि कौन सी है। अभी मैंने आपको कविता शिक्षण की सारी विधियों के बारे में बताया है। यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो यहाँ पर आप राइट आंसर लगा सकते हैं। कौशल प्रणाली है, लेखन प्रणाली है, अर्थबोध प्रणाली है या फिर अक्षरबोध प्रणाली है। तो राइट आंसर होगा अर्थबोध प्रणाली, जिसे शब्दार्थ विधि या फिर शब्दार्थ प्रणाली भी कहते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, तीसरा वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्याख्या विधि किस विधि का विस्तारित रूप है। यहाँ पर व्याख्या विधि के बारे में आपको बताना है कि ये किस विधि का विस्तारित रूप है। शब्दार्थ विधि का है, तुलना विधि का है, गीत विधि का है या फिर व्यास विधि का है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा शब्दार्थ विधि, जिसको अर्थबोध विधि भी कहते हैं। ये व्यास विधि शब्दार्थ विधि का विस्तारित रूप है, ये याद आपको रखना है। और यहाँ पर विशेष ध्यान देना है कि जो व्याख्या विधि है दोस्तों, ये माध्यमिक स्तर पर कार्य करती है और जो शब्दार्थ विधि है ये प्राथमिक स्तर पर कार्य करती है। ये याद आपको रखना है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, हमारा पहला वाला राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। व्याकरण शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। समवाय विधि, व्यास विधि, आगमन विधि या फिर निगमन विधि। यदि आपने अभी तक मैंने पढ़ाया है उसको ध्यान से सुना होगा, ध्यान से समझा होगा तो यहाँ पर आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं कि जो व्यास विधि है ये व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है, ये कविता शिक्षण की विधि है। समवाय विधि, आगमन विधि और निगमन विधि, ये तीनों ही विधियाँ व्याकरण शिक्षण की विधि है। व्यास विधि कविता शिक्षण की विधि है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गद्य शिक्षण की विधि नहीं है। गीत विधि, आदर्श विधि, अर्थबोध विधि या फिर यहाँ सभी। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। गद्य शिक्षण की विधि के बारे में पूछा गया है कि कौन सी विधि नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा गीत विधि। गीत विधि गद्य शिक्षण की विधि नहीं है, ये कविता शिक्षण की विधि है। आदर्श विधि, अर्थबोध विधि, ये दोनों ही गद्य शिक्षण की विधियाँ हैं, ये याद आपको रखना है। तो राइट आंसर हमारा पहला वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण की व्यास विधि का प्रयोग किस स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर व्यास विधि के बारे में बताना है, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, प्रारंभिक स्तर या फिर उच्च कक्षाओं वाला स्तर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उच्च कक्षाओं में व्यास विधि का प्रयोग किया जाता है। व्यास विधि, समीक्षा विधि और तुलना विधि, इन तीन विधियों के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये तीनों विधियाँ उच्च कक्षाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, डी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा व्याकरण शिक्षण का सिद्धांत है? कुछ मिसप्रिंट हुआ है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा व्याकरण शिक्षण का सिद्धांत है? व्याकरण शिक्षण का अनिवार्यता का सिद्धांत, व्याकरण शिक्षण का व्यर्थता का सिद्धांत, व्याकरण के समन्वित शिक्षण का सिद्धांत, या फिर उपरोक्त सभी व्याकरण शिक्षण के सिद्धांत हैं। तो राइट आंसर होगा ये तीनों ही व्याकरण शिक्षण के सिद्धांत है। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी व्याकरण शिक्षण के सिद्धांत है। व्याकरण शिक्षण का अनिवार्यता का सिद्धांत, व्याकरण शिक्षण का व्यर्थता का सिद्धांत और व्याकरण के समन्वित शिक्षण का सिद्धांत, ये तीनों ही व्याकरण शिक्षण के सिद्धांत है। तो राइट आंसर हमारा डी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हर्बट की पंचपदी के अनुसार कौन सा गद्य शिक्षण की आदर्श विधि का तीसरा चरण है? यहाँ पर हर्बट ने दोस्तों पंचपदी यानी कि 5 सोपान बताए हैं आदर्श विधि में, और 5 सोपान में आपको बताना है कि तीसरा चरण या फिर तीसरा सोपान कौन सा है। प्रस्तावना है, उद्देश्य कथन है, प्रस्तुतिकरण है या फिर गृह कार्य है। तो यहाँ पर तीसरे चरण के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा प्रस्तुतिकरण। याद रखिएगा, जो प्रस्तुतिकरण है दोस्तों ये तीसरा चरण है। पहले चरण की बात करें तो प्रस्तावना पहला चरण होगा, दूसरा चरण होगा उद्देश्य कथन, और तीसरा चरण आपको मैंने बता ही दिया है प्रस्तुतिकरण। चौथे चरण की बात करें तो चौथा चरण होता है बोध चरण। याद रखिएगा, एक चरण और याद कर लीजिएगा, बोध चरण चौथा चरण है, और 5वां चरण गृह कार्य है। एक बार फिर बता देता हूं, पहला चरण प्रस्तावना है, दूसरा है उद्देश्य कथन, तीसरा है प्रस्तुतिकरण, चौथा है बोध प्रश्न और 5वां है गृह कार्य। ये 5 चरण बताए हर्बट के द्वारा आदर्श विधि में। तो इन पांचों चरण का आपको ध्यान में रखना है, कौन सा चरण कब आता है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा तीसरा वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक का परम कर्तव्य है कि क्या होता है? एक भाषा शिक्षक का परम कर्तव्य भाषा प्रयोग के अवसर देना, भाषा की पाठ्य पुस्तक का कम से कम प्रयोग करें, भाषा की कक्षा में केवल लक्ष्य भाषा का प्रयोग करें, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर परम कर्तव्य पूछा गया है एक भाषा शिक्षक का। तो राइट आंसर होगा कि भाषा प्रयोग के जो बच्चे हैं या फिर विद्यार्थी उनको अधिक से अधिक अवसर दें। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण सिद्धांतों सूत्रों विधियों का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पर शिक्षण लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको बताना है कि शिक्षण सिद्धांतों सूत्रों विधियों का प्रयोग होना चाहिए। कहाँ पर? पाठ योजना निर्माण में, उद्देश्यों के निर्धारण में, शिक्षण में या फिर उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर शिक्षण सिद्धांतों का, सूत्रों का और विधियों का, इन तीनों में ही प्रयोग होना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री नहीं? यहाँ पर दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में पूछा गया है। दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? जिसे हम आंखों से देख सकते हैं उसे दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि वो कौन सी एक सामग्री है जिसे देखा नहीं जा सकता। बुलेटिन बोर्ड, नक्शा, चलचित्र या फिर टेप रिकॉर्डर। तो यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड को देखा जा सकता है, नक्शे को देखा जा सकता है, चलचित्र को भी देखा जा सकता है। जो टेप रिकॉर्डर है दोस्तों, जिसमें टेप रिकॉर्डर को देखा नहीं जा सकता, इसको सुना जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक शिक्षण सूत्र नहीं है? कौन सा दोस्तों एक शिक्षण सूत्र नहीं है? सबसे पहले आपको शिक्षण सूत्र के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर आंसर दे पाएंगे। सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, घर से विद्यालय की ओर या फिर विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो यहाँ पर सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये तीनों ही शिक्षण के सूत्र है। घर से विद्यालय की ओर ये एक शिक्षण का सूत्र नहीं है, और भी शिक्षण के सूत्र होते हैं, सभी एक एक करके बताऊंगा। ज्ञात से ज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर और अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये सभी शिक्षण सूत्र है। तो इन सभी को याद आपको कर लेना है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के 3 ध्रुव हैं, या फिर जो शिक्षण प्रक्रिया है वो त्रिआयामी प्रक्रिया होती है। प्रश्न में पूछा जाता है कि शिक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो शिक्षण त्रिआयामी प्रक्रिया है। अब त्रिआयामी प्रक्रिया में कौन कौन से आते हैं, या फिर 3 ध्रुव कौन कौन से हैं? शिक्षक विद्यालय छात्र है, शिक्षक छात्र विषय वस्तु हैं, विद्यालय शिक्षण विधि छात्र है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 3 ध्रुव या फिर जो त्रिआयामी प्रक्रिया है वो शिक्षक छात्र और विषय वस्तु है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? बी वाला होगा।
चलिए अगला प्रश्न है, जन पियाजे के मतानुसार भाषा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर चारों विकल्पों में से सही कथन को पहचानना है। जिन पियाजे के मतानुसार भाषा के विषय में बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, बालक की भाषा अहम केंद्रित होती है, बालक अपनी निजी भाषा का प्रयोग करते हैं, या फिर उपरोक्त सभी सही है। तो यहाँ पर जिन पियाजे के अनुसार बताना है भाषा के विषय में सही कथन, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि बालक की भाषा अहम केंद्रित होती है। जिन पियाजे के मतानुसार बालक की जो भाषा होती है वो अहम केंद्रित होती है और यही कथन सही होगा। तो राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। बालक भाषा अपनी परिवेश से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, बालक की भाषा अहम केंद्रित होती है, बालक अपनी निजी भाषा का प्रयोग करते हैं, या फिर उपरोक्त में से सभी सही है। तो राइट आंसर होगा बालक की भाषा अहम केंद्रित होती है। ये वाइगोत्स्की के अनुसार सही कथन नहीं है, ये सही कथन जिन पियाजे के अनुसार है, ना कि वाइगोत्स्की के। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, चॉम्स्की के अनुसार एलएडी का संक्रमण काल होता है कितने वर्ष से कितने वर्ष तक का होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एलएडी होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो एलएडी का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज एक्वेशन डिवाइस। अब लैंग्वेज एक्वेशन डिवाइस होता क्या है, तो चॉम्स्की के अनुसार प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है, जिसे एलएडी यानी कि लैंग्वेज एक्वेशन डिवाइस कहा जाता है। अब बात आती है कि इसका संक्रमण काल कितना होता है एलएडी का। चॉम्स्की के अनुसार जन्म से 5 वर्ष तक का होता है, जन्म से 6 वर्ष तक का होता है, जन्म से 4 वर्ष तक का होता है, या फिर जन्म से 7 वर्ष तक का होता है। तो याद रखिएगा चॉम्स्की के अनुसार एलएडी का जो संक्रमण काल होता है वो जन्म से 5 वर्ष तक का होता है। पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। और एक बात ध्यान रखना कि एलएडी मानव मात्र में ही पाया जाता है, ये याद आपको रखना है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, कौन सा शिक्षण अधिगम सिद्धांत या फिर नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, नियोजन का नियम, या फिर तत्परता का नियम। तो आपको मैं बता दूं इन्होंने 3 नियम बताए हैं, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। नियोजन का नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है, तो राइट आंसर हमारा तीसरा वाला रहेगा। यदि पूछा जाए थॉर्नडाइक द्वारा कितने नियम बताए हैं, तो याद रखिएगा उन्होंने 3 नियम बताए हैं। कौन कौन से, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। यहाँ पर नियम लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपका परम कर्तव्य है कि क्या परम कर्तव्य है। आप बालकों को भाषिक समृद्ध वातावरण देंगे, आप अपने छात्रों को उनकी मातृभाषा के प्रयोग को प्रतिबंधित करेंगे, आप स्वयं भी अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, या फिर सभी सही है। तो राइट आंसर होगा कि एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपका जो परम कर्तव्य होगा कि आप बालकों को भाषिक समृद्ध वातावरण देंगे। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, तीसरी कक्षा की अध्यापिका सुमित्रा किसी पाठ की उपयोगिता के विषय में एक कहानी के माध्यम से अपने छात्रों से चर्चा कर रही है। वहाँ निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग कर रही है। वहाँ किस सिद्धांत का प्रयोग कर रही है, नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, दैनिक जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, या फिर अनुपात व क्रम का सिद्धांत। तो याद रखिएगा वहाँ दैनिक जीवन से संबंधित करने के सिद्धांत का प्रयोग कर रही है। तो राइट आंसर हमारा सी वाला राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण सिद्धांतों की विशेषताएं हैं। कौन सी विशेषताएं दोस्तों भाषा शिक्षण सिद्धांतों की समावेशी कक्षा में आपको बताना है। भाषा बालक के परिवेश के अनुसार अर्जित की जाती है, समृद्ध वातावरण भाषा सीखने में सहायक होता है, बालक अर्जित भाषा के अनुसार उनके प्रयोग के नियम बनाते हैं या फिर व्याकरण के नियम सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा समृद्ध वातावरण भाषा सीखने में सहायक होता है। यहाँ भाषा शिक्षण सिद्धांत की विशेषता है समावेशी कक्षा में। तो राइट आंसर हमारा बी वाला होगा। प्लेटो के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब आपको प्लेटो के अनुसार बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन सही होगा। प्लेटो के अनुसार
विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर होता है। विचार और भाषा में कोई संबंध नहीं है। विचार और भाषा एक दूसरे के पूरक है या फिर केवल विचार ही महत्वपूर्ण है, भाषा नहीं। आपको प्लेटो के अनुसार बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा। तो राइट आंसर होगा प्लेटो के अनुसार विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर होता है। कितना? थोड़ा ही अंतर बताया है प्लेटो ने विचार और भाषा में। तो राइट आंसर हमारा पहला वाला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मातृभाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर मातृभाषा के संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सही होगा। यहाँ बालक की माँ द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, यहाँ बालक के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, यहाँ माँ द्वारा बालक के लिए प्रयोग की जाने वाली लाड़ प्यार की भाषा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यहाँ बालक के क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। जो मातृभाषा होती है या अपने घर में या फिर परिवार में या फिर अपने गाँव में जो बोली जाने वाली भाषा होती है उसे ही मातृभाषा कहते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी के विषय में क्या सही है। यहाँ पर हिंदी के विषय में आपको बताना है क्या सही है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, हिंदी भारत की राजभाषा है, हिंदी संपूर्ण भारत की मातृभाषा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। तो यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प है वो गलत है, क्योंकि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी जो है दोस्तों ये भारत की राजभाषा है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी वाला रहेगा। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा सुझाया गया। यहाँ पर आपको बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। त्रिभाषा सूत्र सबसे पहले किसके द्वारा सुझाया गया था। कोठारी आयोग द्वारा, मुदाइलर आयोग द्वारा, सेडलर कमीशन द्वारा, या फिर गांधी जी द्वारा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है कोठारी आयोग द्वारा। याद रखेगा, त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम कोठारी आयोग द्वारा सुझाया गया था। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है, भाषा अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। दोनों सही या फिर दोनों गलत है। तो राइट आंसर होगा कि दोनों ही सही है। भाषा अर्जन एक सहज प्रक्रिया है और भाषा अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। ये दोनों ही कथन सही है। तो राइट आंसर हमारा सी वाला होगा। और यहीं पर हमारे जो 50 प्रश्न थे, जो 6 अध्याय लिए थे, उसमें से वो यहीं पर समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से आपको बताना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।